बेटा आज हम शुरू करेंगे प्रश्न रसायन। सरफेस केमिस्ट्री। और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको अपन 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग इसका है अधिशोषण, दूसरा इसका भाग है उत्प्रेरण और तीसरा इसका भाग है कॉलाइड। 3 भागों में इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से? अधिशोषण, उत्प्रेरण और कॉलाइड, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे सबसे पहले पृष्ठ की। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस पृष्ठ की बात करेंगे कि पृष्ठ होता क्या है। पृष्ठ क्या है? पृष्ठ किन्हीं 2 प्रावस्थाओं को अलग करने की सीमा। किन्हीं 2 प्रावस्थाओं को ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं 2 प्रावस्था जैसे ठोस और द्रव या द्रव गैस। तो ये 2 प्रावस्थाओं को अलग करने की सीमा क्या कहलाती है? पृष्ठ कहलाती है। अब इसको या तो स्लैश से दर्शा दें, इसको पृष्ठ को या तो स्लैश से दर्शाएं या हाइफन से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अपन ऐसे ये स्लैश लगा रहे हैं, तो ये क्या है? पृष्ठ। इसके ठोस और द्रव और गैस अलग हो, ये भी क्या है? पृष्ठ, ठीक है। तो किन्हीं 2 प्रावस्थाओं को अलग करने की सीमा क्या कहलाएगी? पृष्ठ कहलाएगी। पृष्ठ रसायन की जब बात करेंगे, पूरे शब्द की अपन बात करें तो ये क्या होती है? पृष्ठ रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह या पृष्ठ या अंतरापृष्ठ, तीनों का मतलब एक ही है। सतह, पृष्ठ या अंतरापृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वापस सुनिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह या पृष्ठ या अंतरापृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का या प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह, पृष्ठ या अंतरापृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का या प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। अब पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे पहला भाग अधिशोषण, ठीक है। अधिशोषण होता क्या है? तो अधिशोषण आप देखें, किसी भी ठोस या द्रव द्वारा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कोई चीज समझ नहीं आया तो वापस पूछ लीजिएगा। ठोस या द्रव द्वारा, या गैस की बात अपन नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल बात की जा रही है ठोस और द्रव। ठोस या द्रव द्वारा किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें अपनी सतह पर धारण करने की घटना। ध्यान से सुनिएगा, किसी ठोस या द्रव द्वारा दूसरे पदार्थ के अणुओं को या कणों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें सतह पर धारण करने की घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। एक बार सुने, ठोस या द्रव द्वारा किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर उसे अपनी सतह पर धारण करने की घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। और जब दूसरे पदार्थ के कण है वो ठोस या द्रव की सतह पर अधिशोषित होंगे तो सतह पर कणों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। अधिशोषण इस प्रकार से देखें आप, जैसे
आप यहाँ देखेंगे कि ये कोई ठोस पदार्थ है, ये इसकी वल्क सतह है, तो ये ठोस पदार्थ पर इस ठोस पदार्थ की ये सतह होगी और इस सतह पर कोई गैसीय पदार्थ आकर के, ये मान के चले हाइड्रोजन गैस है, और ये कोई ठोस पदार्थ आप निकेल ले लें, कुछ धातुएं ले सकते हैं आप, ठीक है, या सक्रिय चारकोल आप ले सकते हैं, एल्यूमिना जेल आप ले सकते हैं, और इसके अलावा मिट्टी आप ले सकते हैं, ठीक है, सिलिका जेल भी ले सकते हैं, क्या क्या आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिएगा एल्यूमिनियम जेल, सिलिका जेल, मिट्टी, सक्रिय चारकोल, इसके अलावा सूक्ष्म विभाजित धातुएं, ये क्या है, सारी ये अधिशोषक के रूप में काम में ली जाती है। इसके रूप में अधिशोषक के रूप में काम में ली जाती है। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा, पृष्ठीय या सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है, अधिशोषण उतना ही अधिक मात्रा में होता है। तो अधिशोषक के रूप में, अब अधिशोषक क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो देखिएगा इस घटना को, ये क्या है, यहाँ हाइड्रोजन गैस इस निकेल की सतह पर अधिशोषित हो गई, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर अधिशोषण की घटना संपन्न हो रही है। तो यहाँ निकेल कैसा है, ठोस है और हाइड्रोजन है गैस। तो किसी ठोस या द्रव हो सकता है, द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि होना, या ठोस या द्रव द्वारा किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करके और उसे अपनी सतह पर धारण करना क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाता है। अब यहाँ देखो, जो ठोस की सतह पर पदार्थ जमा हुआ है वो गैसीय है, हाइड्रोजन कैसा है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि अधिशोषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो ठोस की सतह पर संपन्न हो रही है, ठीक है, ठोस की सतह पर। मतलब अधिशोषण कैसा होता है, एक सतही प्रक्रम, अधिशोषण एक सतही प्रक्रम होता है। जो सतह कहाँ होता है, सतह पर। अधिशोषण एक सतही प्रक्रम होता है जो कहाँ होता है, सतह पर होता है। इसके अलावा अधिशोषण कब तक हो, तो अधिशोषण जब तक होता है जब तक इसके लिए डेल्टा जी ऊर्जा का मान नेगेटिव प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक अधिशोषण चलता रहता है, ठीक है। अब जब अधिशोषण की प्रक्रिया अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, उस दौरान अवशिष्ट बलों में कमी होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, अधिशोषण की प्रक्रिया के दौरान अवशिष्ट बलों में कमी होने के कारण, अवशिष्ट बलों से मतलब यहाँ अवशिष्ट बल, और अवशिष्ट बलों के मतलब यहाँ पर इसकी पृष्ठीय ऊर्जा है, पृष्ठीय ऊर्जा। तो पृष्ठीय ऊर्जा, सतही ऊर्जा में कमी होती है। इसमें क्या होगी, अवशिष्ट बलों में इनमें कमी होती है, और इसमें कमी होगी तो इनमें भी पृष्ठीय ऊर्जा में भी क्या होगी, कमी होगी। और पृष्ठीय ऊर्जा में कमी होगी तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन, और उत्सर्जन होने के कारण ही अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण कैसा होता है, सदैव ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अधिशोषण सदैव ऊष्माक्षेपी क्यों होता है। तो अधिशोषण के दौरान अवशिष्ट बलों में कमी होती है, अर्थात उसकी पृष्ठीय ऊर्जा में कमी हो जाती है, और कमी होने के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसलिए अधिशोषण सदैव कैसा प्रक्रम होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, ठीक है। अब ये तो थी अधिशोषण से संबंधित बात। अब यहाँ पर अधिशोषण के अतिरिक्त कुछ और शब्दावलियां हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए वो कौन कौन सी है, समझ में आई बात। देखिएगा, अधिशोषण के अलावा यहाँ पर एक होता है अवशोषण, कंफ्यूज नहीं होना है इन शब्दों में। एक होता है अवशोषण, अगला एक अधिशोषक,
एक अधिशोष है, अधिशोष है, और एक होता है शोषण, और अगला विशोषण। विशोषण ये शब्दावली है, और इनके नाम में आप कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जैसे सारे के सारे अलग अलग वर्ड हैं और सबका अलग अलग मतलब है। तो इनका एक एक करके पढ़ेंगे। अधिशोषण के बारे में अभी जाना कि अधिशोषण में क्या होता है, कोई ठोस या तरफ किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करके उसे अपनी सतह पर धारण कर लेता है, तो ये प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। अवशोषण में क्या होता है, जब कोई एक पदार्थ, ध्यान सुनिएगा, जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आंतरिक भागों में, ध्यान सुनिएगा, जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आंतरिक भागों में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या बोला? जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आंतरिक भागों में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। जैसे आपको देखें स्पंज को आप पानी में डालेंगे तो पानी स्पंज के सभी भागों में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसे ही और एग्जांपल आप देखें, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण, ये भी इसका उदाहरण आप ले सकते हैं अवशोषण का। आंतरिक भागों में एक समान रूप से वितरित होता है, इसका मतलब अवशोषण कैसा प्रक्रम है, एक आंतरिक प्रक्रम है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आता है। तो ये अधिशोषण कैसा प्रक्रम था, एक सतही प्रक्रम था, जबकि अवशोषण कैसा प्रक्रम होता है, आंतरिक प्रक्रम है। अवशोषण कैसा है, आंतरिक प्रक्रम होता है। अधिशोषण प्रारंभ में तेजी से होता है, शीघ्र गति से संपन्न होता है, उसके बाद इसकी गति धीमी पड़ जाती है, लेकिन अवशोषण एक समान गति से संपन्न होता है, एक समान गति से संपन्न होता है। ठीक है। अधिशोषण में पदार्थ की सांद्रता सतह पर अधिकतम होती है, लेकिन अवशोषण में सभी जगह एक समान सांद्रता होती है। ठीक है। तो ये अधिशोषण और अवशोषण में साथ में अंतर आते हैं। अधिशोषण सतही प्रक्रम है, अवशोषण आंतरिक प्रक्रम होता है। अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी गति धीमी हो जाती है, जबकि अवशोषण एक समान गति से होता है। इसके अलावा अधिशोषण में पदार्थ की सांद्रता सतह पर सबसे ज्यादा होती है, जबकि अवशोषण में सभी जगह एक समान होती है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है, सॉरी अंतर है। अब अगला वर्ड है, अगला शब्द है यहाँ अधिशोषक। अधिशोषक, अधिशोषक क्या होता है? अभी अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था और उसमें कई नाम भी लिखे थे। एग्जाम्पल ये था निकेल, ये एग्जाम्पल अपन ने देखा, और इस पर किसका अधिशोषण कराया था, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कराया था। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और एग्जाम्पल अधिशोषक के बारे में अभी अपन ने लिखे थे, एल्यूमिनियम जेल, एल्यूमिनियम जेल, सिलिका जेल, सिलिका जेल। इसके अलावा अपन ने लिखा मिट्टी, इसके अलावा सक्रिय चारकोल, सक्रिय चारकोल, फिर सूक्ष्म विभाजित धातुएं, सूक्ष्म विभाजित धातु। ये क्या है, ये किसका काम करती है, अधिशोषक का। और अभी इससे पहले थोड़ा सा पहले मैंने बात की थी कि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है वह उतना ही अच्छा अधिशोषक होता है। ठीक है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अधिशोषक की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है। तो अधिशोषक क्या है, अधिशोषक वह पदार्थ होता है, ध्यान से सुनना, अधिशोषक वह पदार्थ होता है जिसकी सतह पर अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन निकेल में से देखें आप, तो अधिशोषण किसकी सतह पर हो रहा है, निकेल की सतह पर। तो निकेल क्या है यहाँ, अधिशोषक। निकेल क्या है, अधिशोषक। निकेल किसका काम करेगा यहाँ, अधिशोषक का। तो अधिशोषक वह पदार्थ होता है जिसकी सतह पर अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। दूसरा इससे रिलेटेड क्या है, अधिशोष।
अधिशोष्य क्या है? अधिशोष्य वह पदार्थ जिसकी सांद्रता अधिशोषण की सतह पर सर्वाधिक होती है। वह पदार्थ जिसकी सांद्रता या मात्रा अधिशोषण की सतह पर सबसे ज्यादा या सर्वाधिक होती है, क्या कहलाता है? अधिशोषित कहलाता है। मतलब अधिशोषक कौन था? निकेल। और निकेल की सतह पर कौन अधिशोषित हो रहा है? किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन गैस की। तो ये हाइड्रोजन गैस किसका काम करेगी? अधिशोषक। अब एक और आप लिख सकते हैं डेफिनेशन कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? अधिशोष्य कहलाता है। अधिशोषक कौन है? निकेल। अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? अधिशोष्य कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अधिशोषक कौन होता है? अधिशोषक जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना संपन्न होती है। ठीक है, और अधिशोष्य क्या होता है? तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने वाला पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है। तो यहाँ पर निकेल क्या है? अधिशोषक। और हाइड्रोजन गैस क्या है? अधिशोष्य। ठीक है, क्लियर? चलो अगला देखो, शोषण। शोषण क्या होता है? शोषण में जब दो प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है तो वो घटना शोषण कहलाती है। इसका मतलब यहाँ दो प्रक्रिया कौन कौन सी संपन्न होंगे एक साथ? तो एक तो है अधिशोषण प्लस अवशोषण। अधिशोषण एवं अवशोषण। जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं या दोनों प्रक्रम एक साथ संपन्न होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शोषण कहलाती है। जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं एक साथ संपन्न होंगी तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शोषण कहलाएगी। देखिएगा अभी क्या है कि जैसे रेशों की सतह पर रंजक पहले रेशों की सतह पर रंजक पहले अधिशोषित होते हैं। मतलब पहले क्या होगा? अधिशोषण होगा और उसके कुछ समय पश्चात ये रंजक इन रेशों के आंतरिक भागों में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो वहां क्या होगा? जब आंतरिक भागों में प्रवेश करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अवशोषण। और सतह पर होगी प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी? अधिशोषण। तो पहले ही जो रंजक है इन रेशों की सतह पर अधिशोषित होते हैं तो यहाँ तो हो जाएगा अधिशोषण और कुछ समय पश्चात ये रंजक रेशों के आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाएगी अवशोषण। ठीक है, तो शोषण क्या है? वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं क्या कहलाता है? शोषण। ठीक है, अगला शब्द विशोषण। देखो विशोषण का अर्थ यहाँ समझेंगे अपन, यहाँ अधिशोषण भी है और अधिशोष्य भी है। तो इसी एग्जाम्पल में आप देखें विशोषण। विशोषण में क्या होगा? इस निकेल को या अधिशोषक को, ये तो किसका काम कर रहा है? अधिशोषक। और यहाँ प्लस ये हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, ये क्या है? अधिशोषक। देखिए आप विशोषण देखना देखो, विशोषण क्या होता है? तो ये निकेल और निकेल की सतह पर या अधिशोषक की सतह पर हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ निकेल है अधिशोषक और हाइड्रोजन गैस है अधिशोष्य। ठीक है, अब आप विशोषण की प्रक्रिया देखें तो विशोषण होगा यहाँ, विशोषण होगा तो ये जो अधिशोषक है ये अलग हो जाएगा किससे? अधिशोषक पदार्थ से। ये अधिशोषक है और ये अधिशोषक। समझ में आया होगा क्या होगी डेफिनेशन परिभाषा विशोषण की? तो देखिएगा अधिशोष्य पदार्थ को, इसको
अधिशोषक पदार्थ को अधिशोषक की सतह से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विशोषण कहलाती है। अधिशोषक पदार्थ को अधिशोषक की सतह से, अधिशोषक कौन है? हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, और अधिशोषक कौन है? निकेल, तो निकेल अलग हो गया, ठीक है। तो अधिशोषक पदार्थ को अधिशोषक की सतह से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विशोषण कहलाती है। अधिशोषक पदार्थ को अधिशोषक की सतह से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विशोषण कहलाती है। इसमें देखिए निकेल किसका काम करेगा? अधिशोषक का। हाइड्रोजन गैस किसका काम कर रही है? अधिशोषक का। तो हाइड्रोजन गैस अलग हो गया, अधिशोषक अलग हो गया, और निकेल अलग हो गया, अधिशोषक अलग हो गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई? विशोषण, ठीक है। तो ये अधिशोषण और उससे संबंधित कुछ शब्दावलियां थी। अब आप देखें अधिशोषण दो प्रकार से हो सकता है। वैसे धनात्मक अधिशोषण, धनात्मक अधिशोषण, और दूसरा है ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण, ठीक है। धनात्मक अधिशोषण क्या होता है? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें अधिशोषक पदार्थ की अधिकतम मात्रा अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होती है। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें अधिशोषक पदार्थ की अधिकतम मात्रा अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होती है, धनात्मक अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ऋणात्मक क्या होगा? तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें अधिशोषक पदार्थ की कुल मात्रा का कुछ भाग ही अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है। दोबारा सुना, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें अधिशोषक पदार्थ की कुल मात्रा का कुछ भाग ही अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है, ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। ये धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण फेज में। अब आप देखिएगा अधिशोषण के प्रकार, जो आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। पहला अपन पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, इसको वान डेर वाल अधिशोषण भी कहा जाता है। वान डेर वाल अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण या वान डेर वाल अधिशोषण। और दूसरा पढ़ेंगे रासायनिक अधिशोषण, या इसको लैंग-म्यूर अधिशोषण भी बोल देते हैं। अधिशोषण किसके आधार पर है? वान डेर वाल बलों की, आकर्षण बलों की उपस्थिति के आधार पर अधिशोषण के प्रकार। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में अपन पढ़ेंगे। क्या होते हैं भौतिक अधिशोषण? देखिएगा, भौतिक अधिशोषण पहला पढ़े अपन यहाँ भौतिक अधिशोषण। तो इसमें आप देखें भौतिक अधिशोषण क्या होता है? जब अधिशोषक एवं अधिशोषित, ध्यान से सुनिएगा, जब अधिशोषक और अधिशोषित पदार्थों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित हो, वान डेर वाल बल उपस्थित होते हैं, तो क्या कहलाता है? भौतिक अधिशोषण कहलाता है। मतलब अधिशोषक पदार्थ और अधिशोषित पदार्थ, ये कहते हैं कि एक इस भौतिक अधिशोषण में अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक की सतह से दुर्बल वान डेर वाल बलों से जुड़ा रहता है। और वान डेर वाल बल कैसे हैं? दुर्बल है। दुर्बल होने के कारण
ताप बढ़ाने पर, ताप में आप वृद्धि करेंगे तो भौतिक अधिशोषण कम होता है। पूछा गया है क्वेश्चन कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण में कमी होती है, क्यों? ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण में कमी होती है, क्यों? तो ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है क्योंकि इसमें अधिशोष और अधिशोषक के मध्य, दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जो ताप बढ़ाने पर आसानी से टूट जाते हैं, जिसके कारण भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है। ठीक है, क्लियर? भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखना। कैसा? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। इसके लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा इसमें बहुआण्विक परतों का निर्माण होता है, बहुआण्विक परतों का निर्माण होता है। ये सब लिख रहे हैं क्योंकि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे क्या हैं, अंतरों में लिखेंगे। भौतिक अधिशोषण कैसा होगा? उत्क्रमणीय प्रकृति का होगा, इसके लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बहुआण्विक परतों का निर्माण होता है, यह अविशिष्ट प्रकृति का होता है, अविशिष्ट प्रकृति का, अविशिष्ट प्रकृति होती है इसकी। प्रकृति कैसी होती है? अविशिष्ट। और इसके साथ साथ इसके लिए ऊर्जा की बहुत कम आवश्यकता, लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसके कारण उत्पन्न होता है? वान डेर वाल बलों के कारण ये उत्पन्न होता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण किसके कारण? वान डेर वाल बलों के कारण उत्पन्न होता है। तो भौतिक अधिशोषण एक बार फिर सुने क्या होता है? जब अधिशोष पदार्थ एवं अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल उपस्थित होते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है, क्यों घटता है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर इसमें भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक में वान डेर वाल बल पाए जाते हैं, ताप जो दुर्बल होते हैं ताप बढ़ाने पर आसानी से टूट जाते हैं, जिसके कारण भौतिक अधिशोषण कैसा होता है? ताप बढ़ाने पर घटता है। उत्क्रमणीय प्रकृति होती है, भौतिक अधिशोषण की सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, बहुआण्विक परतों का निर्माण होता है, अविशिष्ट प्रकृति होती है और ऊर्जा की आवश्यकता बहुत लगभग 20 से 40 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, तो ये हम भौतिक अधिशोषण के बारे में देख रहे थे। अब आप देखें दूसरा, रासायनिक अधिशोषण। दूसरा आप क्या देखेंगे? रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण जब अधिशोष्य पदार्थ एवं अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं। कौन से बंध? रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं, तो ये अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, मतलब ये रासायनिक बंध के कारण उत्पन्न होता है। अब ये रासायनिक बंध आयनिक भी हो सकता है या सहसंयोजक हो सकता है, सहसंयोजक। लेकिन जनरली ये कैसा होता है? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। पाए जाने वाला रासायनिक बंध सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण किसे कहेंगे? जब अधिशोष्य पदार्थ और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं तो वो कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिबंध आयनिक या सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, लेकिन जनरली कैसे होंगे? सहसंयोजक प्रकृति के ज्यादा होते हैं, सहसंयोजक बंध इनमें पाया जाता है। इसके अलावा यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति होती है इसकी। और इसके अलावा इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सक्रिय ऊर्जा
क्योंकि रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें एक आणविक परत का निर्माण होता है, एक आणविक परतों का निर्माण होता है, एक आणविक परत बनती है और ये विशिष्ट प्रकृति का होता है। रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है। विशिष्ट प्रकृति क्यों? क्योंकि इसके मध्य इनमें अधिशोषक के मध्य क्या पाए जाते हैं? रासायनिक बंध पाए जाते हैं जो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्न ताप पर संपन्न होने वाला भौतिक अधिशोषण, बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी लाइन है कि निम्न ताप पर संपन्न होने वाला भौतिक अधिशोषण उच्च ताप पर, निम्न ताप पर संपन्न होने वाला भौतिक अधिशोषण उच्च ताप पर रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो जाता है। निम्न ताप पर संपन्न होने वाला भौतिक अधिशोषण, ध्यान से सुने, निम्न ताप पर संपन्न होने वाला भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण ये किस ताप पर? निम्न ताप पर। उच्च ताप पर यह रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो जाता है। किस ताप पर? उच्च ताप पर। निम्न ताप पर संपन्न होने वाला भौतिक अधिशोषण उच्च ताप पर रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषण की सतह से दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बलों द्वारा एक अणु के रूप में जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वान डेर वाल आकर्षण बल टूट जाता है, यहाँ पर रासायनिक बंधों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये क्या थे? आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण के प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से थे? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो ये देखिए, अब इनमें आप देखेंगे अंतर ये कुछ अंतर तो बता दिए और अंतर आप देखेंगे इसमें क्या क्या अंतर पाए जाते हैं और फिर इसके भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो अभी अपन बात कर रहे थे भौतिक अधिशोषण किसके कारण उत्पन्न होता है? वान डेर वाल बलों के कारण उत्पन्न होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी बताया भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट प्रकृति का होता है, भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट प्रकृति का होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट या अति विशिष्ट। रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट या अति विशिष्ट प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, रासायनिक अधिशोषण भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ, इसका अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परतों का निर्माण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक परत का निर्माण होता है। ध्यान से सुनना, याद रखना, और परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परतें बनती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक परत का निर्माण होता है। भौतिक अधिशोषण मैंने पहले ही बताया था, भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है और घटने का बताया था तुम्हें, जिनमें वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, ताप बढ़ाने पर आसानी से टूट जाते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रासायनिक बंध होते हैं, रासायनिक बंधों को तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार भौतिक अधिशोषण की जो अधिशोषण की एंथैल्पी का मान है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है।
20 से 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण एंथैल्पी का मान अधिकोत्तर अधिशोषणांक 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कितना? भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी कितनी होती है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी का मान कितना? 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। ये क्या है? भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, ठीक।